Good afternoon, everyone. Today is 6th of November, and we are back with our daily newspaper analysis. Today, the five articles that we are going to discuss concern with environment ecology, science and tech, because we would be discussing about intelligence governance. Then, about education sector. US World University Ranking been released for Asia. Another, the governance plus science and tech. That is, Maharashtra became the first state to link itself with Elon Musk's link to have the partnership to expand the satellite internet connectivity throughout the state. And last lecture is regarding penal compensatory afforestation, that is again from environment ecology. So this is the QR code of Telegram channel of CSAP. You can scan this QR code and get access to the all the informatic and infographic PDFs. Then we would be starting our next foundation batch. This foundation batch is better suited for those who are preparing for PC and APSC are working professionals. उनके लिए है ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में अवेलेबल है. The details you can on this number. So without wasting any further time, let's get started. वैसे आज का जो DNA का ड्यूरेशन है वो रिलेटिवली कम होगा, मतलब shorter होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस कि आज के आर्टिकल्स, आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में अ, 2 या 3 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, बाकी तो फैक्चुअली सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज से है. ओके, फर्स्ट इज बेलेम समिट. बेलेम ब्राज़ील में एक सिटी है. पे कॉप चल रहा है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. अ, इस ये लीड कर रहा है ऑब्वियसली क्योंकि ब्राज़ील होस्ट कर. ब्राज़ील हैज़ दिस कॉप ट्रूथ एंड क्लाइमेट जस्टिस. कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो ब्राज़ीलियन अमेज़न है, अमेज़न फॉरेस्ट का ब्राज़ीलियन सेक्शन है, बेलेम है. यहाँ वहाँ ये बेलेम समिट चल रहा है. ये द समिट एम्फसाइजेस द नीड टू मूव बियॉन्ड symbolic climate pledges. मतलब अब तक जो भी होते हैं कॉप 26, 27, 28, 29 हर कॉप में वही आता है और प्लेज करते रहता है कि इतना इतना हमको चाहिए, इतना इतना हम रिडक्शन करेंगे, इतना इतना हमको एडिशन चाहिए, ये सब बोलकर चले जाते हैं. लेकिन उसका एक्शन में कितना आता है तो बहुत ज्यादा बड़ा मिसमैच है. तो बेलिम समिट में ये कह रहे हैं कि ये बहुत हो गई बातें, अब एक्शन का टाइम है. तो हम प्लेज नहीं लेंगे, हम भी लेंगे. ये जो कॉप 30 इन अमेज़न है, इसके कुछ हाइलाइट्स हैं. एक, इट इज़ मार्किंग अ सिंबॉलिक रिटर्न टू द ब्राज़ील क्योंकि जो 1992 का रियो अर्थ समिट हुआ था, ऑल्सो इन हेल्ड इन ब्राज़ील एंड दैट वाज़ द ईयर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इट बायोडायवर्सिटी एंड डेज़र्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, सीबीडी, यूएनएफसीसीसी, इन सब का फाउंडेशन उस रियो के 1992 अर्थ समिट में पड़ा था. तो इट्स सिंबॉलिकल कि कॉप 30 जब एक्शन की बात हो रही है, ट्रूथ की बात हो रही है, वापस उसी जगह पे है, उसी देश में है, उसी देश होस्ट कर रहा है. Another highlight कि they have reaffirmed the climate change principle of common but differentiated responsibility, the foundation of any new climate pact. They have also called for the greater financial access for the global south, जो कि अब तक नहीं मिल पा रहा. बस बातें किए जा रहे. 2015 के इसका जो समिट था तब से लेकर अब तक लगभग 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक फाइनेंशियल अभी तक पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं कराया गया. This financial access has to be as a right of climate justice and not as a part of charity.
ब्राज़ील होस्ट कर रहा है तो ब्राज़ील के खुद के कुछ एक्शंस देख लेते हैं, उन्होंने क्या-क्या किया है अभी तक। पिछले 2 सालों में ब्राज़ील ने जो अमेज़न में डिफ़ॉरेस्टेशन चल रहा था, उसको ऑलमोस्ट 50% पे लाकर रख दिया है, मतलब कर दिया है। जो एनडीसीज़ है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, वो लगभग 67% से कम करेंगे ये अक्रॉस द सेक्टर। जो उनकी एनर्जी सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एनर्जी सेक्टर है, उसमें दे हैव प्लेस्ड 88% विल बी ओनली फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेस, मतलब जो ट्रेडिशनल सोर्सेस है, वहाँ से सिर्फ 12% आएगा। इट्स अ ह्यूज, ह्यूज, ह्यूज कमिटमेंट। एक इनोवेटिव मैकेनिज्म भी एस्टेब्लिश किया है, व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, मीनिंग अ फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन इन्वेस्टमेंट फंड, नॉट डोनेशन बेस्ड। इसमें डोनेशन नहीं होगा बल्कि इन्वेस्टमेंट फंड होगा, है ना? एंड दिस विल रिवॉर्ड दोज हू मेंटेन फॉरेस्ट कवर, investor contributing to the fund. As an initial contribution, Brazil has committed giving $1 billion of the fund to the fund. इसी दौरान इन्होंने कुछ प्रपोजल्स भी लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। Brazil has asked for a UN Climate Change Council to be linked with the UNGA, है ना? To enforce the climate commitments. सिर्फ बातें नहीं करनी है, एक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, उसको मॉनिटर करना है। उसके लिए यूएनजीए की तरह एक काउंसिल बनानी होगी यूएनएफसीसी को। इसी प्रपोजल में Brazil has highlighted the paralysis of the UN Security Council, UNSC, and the need for reform in the global governance mechanism. ये फर्स्ट एमसीक्यू है। I would request you to pause the video and attempt this question. ये एमसीक्यू जो है एलिमिनेशन टेक्निक से आप आसानी से सॉल्व कर। मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। Next article is about AI governance. So India has released AI governance guidelines. It's actually a control mechanism, but control का नाम नहीं दे रहा है क्योंकि कंट्रोल नेगेटिव करता है। गवर्नेंस का जो गाइडलाइंस है ये प्रमोटिव आइडिया देता है, मतलब थोड़ा प्रमोट करना चाहता है एआई का यूज को, स्पेशली इन गवर्नेंस। तो जो मेटी है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द मेटी हैज रिलीज्ड इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, which is signaling a hands-off, innovation-friendly approach to the regulating artificial intelligence in the country. ना, ये पहले जो ड्राफ्ट आते थे, दे यूज्ड टू बी रेगुलेटरी ड्राफ्ट, है ना? पर ये वाला रेगुलेटरी या रेगुलेशन, ये वर्ड ही नहीं यूज किया, गाइडलाइंस यूज किया है, which emphasizes on flexibility, innovation and trust, and not on the restrictive oversight कि हम देख रहे हैं आप क्या-क्या कर रहे हो, हम कंट्रोल कर रहे हैं। इस एआई गवर्नेंस गाइडलाइन में कुछ 7 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ये 7 प्रिंसिपल्स है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रस्ट उसका आत्मा होगा। सेकंड, ये पीपल सेंट्रिक इनोवेशन होगा। थर्ड इज इनोवेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, इररिस्पॉन्सिबल इनोवेशन नहीं होगा। इक्विटी होगी, सबको एक्सेस मिलेगा। जो है अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ बना के छोड़ दिया नहीं, उसके साथ जो रिपरकशंस होंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आपके साथ रहेगी। इट्स अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम। सेवन would be सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। कुछ इन्होंने मेजर रिकमेंडेशंस दिए हैं, which are in number there are 6. First is expand the AI infrastructure access and leverage the DPI, मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्केल एंड इंक्लूजन। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, जो बैलेंस्ड, अजाइल एंड फ्लेक्सिबल फायरवर्क्स फ्रेमवर्क है एआई रेगुलेशन का, उसको अडॉप्ट करना है। फिर रिस्क मिटिगेशन है, फिर अकाउंटेबिलिटी को एंड ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करना है। देन रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन विदाउट हिंडरिंग एआई अडॉप्टेशन को इंश्योर करना है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो हैंड्स ऑफ स्टांस लिया है ना, वो बहुत क्रिटिकल है। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, इसका टाइटल है एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस एंड नॉट एआई रेगुलेशन, है ना?
इट इज डन टू अवॉइड स्टिफलिंग इनोवेशन। फोकस में शिफ्ट किया गया है ना, बिकॉज इट मूव्स अवे फ्रॉम रिस्क मिनिमाइजेशन टू इनोवेशन विथ गार्ड ड्रिल्स। मतलब गार्ड ड्रिल्स रख के, मतलब इनोवेट गाइडिंग लाइट दे देंगे आपको और आपको कहेंगे आप इसमें इनोवेट करो। This is the second MCQ with reference to India's AI governance guidelines. Consider the following statement. The guidelines were drafted by the committee chaired by Ajay K. Sood under Niti Aayog. मेरे लिए ये आंसर देना बहुत इजी है क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ा हूँगा कि इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करें। प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस एमसीक्यू। मैं इसके आंसर सेक्शन में लिख दूंगा, इसको आप एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हो। थर्ड आर्टिकल जो है वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग के लिए है। ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज किया है वो क्यूएस ने रिलीज किया है और ये एशिया के लिए स्पेसिफिक है। इसमें कुछ अच्छी बात है कि चाइना और इंडिया, ये जो इन्होंने तो रैंक लिया हुआ है, इंडिया के मामले में एक नेगेटिव बात ये सामने आई है कि इंडिया के नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैव इंक्रीज, लेकिन उनका रैंकिंग थोड़ा सा नीचे आ गया है। जो ये रैंकिंग रिलीज हुआ has overtaken India, the most represented country in the list of top Asian universities. While India is a record number of institutions listed in this list, but overall ranking, the performance of the Indian institution has declined compared to the previous years. इसमें की हाइलाइट्स और क्या क्या मिलता है कि भाई चाइना के लगभग 394 मतलब 400 यूनिवर्सिटीज है जिसमें 250 216 नए एंट्रीज आ गए। इंडिया से लगभग 300 है जिसमें से लगभग 132 नए एंट्रीज है। जो टोटल रैंक इंस्टीट्यूशंस है लगभग 1500 के आसपास है। इंडियन लीडरशिप क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पिछले 2 साल मतलब 2024 और 2025 में इंडिया हैड बीन लीडिंग दिस लिस्ट। इंडिया वाज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन प्रीवियस टू इटरेशंस, बट इस साल चाइना लीड कर रहा है दोनों में, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। जो टॉप 100 परफॉर्मेंस है उसमें 7 इंडियन इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं। 2025 में 7 ही थे, लेकिन जो 7th है दे हैव स्लिप्ड इन रैंक। फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली 44 से 59 हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बैंगलोर का वो 62 से 64 पे आ गया। आईआईटी मद्रास नीचे आया, डीयू नीचे आया। अदर जो 3 है वो आईआईटी बॉम्बे, खड़गपुर एंड कानपुर है। जो टॉप ट्रेंड्स 10 ट्रेंड्स है, देयर वी सी कि जो these institutions are dominated by Hong Kong, Singapore and China ना। इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स कि ईस्ट एशिया जो है अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन मैट्रिक्स में। दिस इज द नेक्स्ट एमसीक्यू। प्लीज ट्राई एंड सॉल्व इट। आप एलिमिनेशन टेक्निक से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। कि मैं आपको एक क्वेश्चन से आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज रैंकिंग फॉर 2026। नो, इट्स चाइना, राइट? चाइना है तो 1 रॉन्ग है, तो ए गया, बी गया, ए गया और सी गया। बी एंड डी में 2 4 कॉमन है। हमको 2 और 4 को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ेंगे हम स्टेटमेंट नंबर 3। चाइना हैज फीवर टॉप 100 इंस्टीट्यूशन देन इंडिया, बट मोर ओवरऑल enters in the list. No, even this is wrong. It is option B. Next article is Maharashtra has become the first state in the country to get into the partnership with the Starlink company's satellite internet connectivity. ये Starlink जो है वो इलॉन मस्क का कंपनी है। Context is it has become first Indian state to formally collaborate with Elon Musk's Starlink Satellite Communication Private Limited to deliver the satellite-based broadband connectivity to rural, remote, underserved areas across the state. जो स्कोप ऑफ कोलैबोरेशन है उसमें ये है कि दे आर Starlink is supposed to provide
इंटरनेट कनेक्टिविटी विच इज सैटेलाइट बेस्ड एंड स्पीड टू जो ट्राइबल एंड गवर्नमेंट स्कूल है उनमें, जो मेडिकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहां पे, जो डिजास्टर कंट्रोल रूम है वहाँ, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आउटपोस्ट है, कोस्टल पुलिस के जो नेटवर्क है वहाँ, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे कि गढ़चिरौली हुआ, नंदुरबार एक्सेट्रा, यहाँ पर जो कि ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड एरियाज होता है इन लाइन से, वहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट को प्रोवाइड करेगा स्टारलिंक। इट विल ऑल्सो सपोर्ट जो की कॉरिडोर्स है जैसे कि महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग है या पोर्ट्स है, फेरीज है, जो कोस्टल जोन्स है वहां पर इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। इंटीग्रेशन विथ स्टेट मिशंस, महाराष्ट्र कुछ मिशंस रन कर रहा है जैसे डिजिटल महाराष्ट्र, कोस्टल डेवलपमेंट, ईवी वाला मिशन है, डिजास्टर रेजिलियंस प्रोग्राम है, उसके साथ इनके इंटरनेट को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। कुछ स्टारलिंक के बारे में समझ लेते हैं। स्टारलिंक जो है, इट इट इज द सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ऑपरेटिव सिस्टम एंड इट ऑपरेट्स एट द लो अर्थ ऑर्बिट, एलईओ जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है वहां पर, जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करता है, केपेबल ऑफ सपोर्टिंग द स्ट्रीमिंग, गेमिंग, टेलीमेडिसिन, ऑल द थिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इंटरनेट। ये जो स्टारलिंक है, इट इज ऑपरेटेड बाय द स्पेसएक्स विच इज नोन फॉर इट्स रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी, जो अभी स्पेसएक्स ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था। ये एमसीक्यू है, ट्राई एंड सॉल्व इट। अब अगर आप इसमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज करोगे तो आराम से पहुंच जाओगे। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द कोलैबोरेशन विल कवर ऑल इंडियन स्टेट, इसके बारे में बात ही नहीं हुआ है, तो स्टेटमेंट 2 गया। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 1 तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हर इसमें 1 है। द पायलट फेज विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर जॉइंट वर्किंग ग्रुप एंड रिव्यूड क्वार्टरली बाय द चीफ मिनिस्टर, इसके बारे में आर्टिकल के एक्चुअल न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल में लिखा गया है, तो इसको ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 is Starlink operates in low Earth orbit and in subsidiary of SpaceX। हाँ, ये लो अर्थ ऑर्बिट में काम करता है लेकिन ये स्पेसएक्स का सब्सिडरी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो आंसर इज 1 and 3। आर्टिकल ऑफ द डे, जो कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन है उसके नए गाइडलाइंस आए, स्पेशली पीनल गाइडलाइंस, मतलब पेनल्टी देने वाले। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इट हैज अप्रूव्ड न्यू penal compensatory, not panel, it is penal, मतलब पेनल्टी वाला penal, penal compensatory afforestation guidelines to standardize the penalties for illegal diversion of misuse of forest land ना, on violation of वन संरक्षण एवं समृद्धि अभियान 1980, जो न्यू नेम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके फीचर्स क्या है? एक, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको इंट्रोड्यूस करता है, वो पेनल्टी के फॉर्म में आएगी, मतलब ये मॉनेटरी रिकवरी होगी बेस्ड ऑन दी इकोलॉजिकल सर्विसेज लॉस्ट। जो फॉरेस्ट को आपने कट किया, उसकी जो इकोलॉजिकल सर्विसेज थी, जैसे एयर प्यूरिफिकेशन हुआ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी होगा, उसका एक मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड किया जाएगा और वो वसूला जाएगा। फिर ये जो है, इट इम्पोजेस द ट्री प्लांटिंग ऑब्लिगेशन वायलेटर्स, जो स्टेट रिपोर्ट्स है डिटेलिंग वायलेशंस, रिस्पॉन्सिबल पर्संस एंड एक्शन टेकन, उसको मैंडेटरी बना देते। ऑल्सो जो ये क्लैरिफाई कर देता है कि जो भी अनऑथराइज्ड यूज है विदाउट स्टेट अप्रूवल, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एनक्रोचमेंट अंडर द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। ठीक है, इसका कंसर्न्स क्या है? स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट बहुत है लेकिन वो गवर्नमेंट के अंडर कम आता है ना, क्योंकि जो फॉरेस्ट है इसमें एक यूनिक गवर्नेंस है नॉर्थ ईस्ट में। एक तो 6 शेड्यूल एरियाज है, फिर कस्टमरी लैंड टेन्योर्स है, फिर कम्युनिटी ओनरशिप है ना, ये सब इन्फोर्समेंट को कॉम्प्लिकेट कर देता है। फिर इसमें ड्यूअल प्रोविजन भी कंफ्यूजिंग करेगा, जैसे कि कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का लॉ ऑलरेडी चल रहा है, उसमें पिनल एनपीवी भी डाल दोगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है।
there is a possible misuse by powerful agencies, including the or which might influence the state reports. Where there is a need for community participation na, uh, in monitoring and ecological loss estimations. This is vital for ensuring deterrence does not undermine the livelihood of the indigenous forest dependent communities. इसका significance है कि it seeks to strengthen the forest governance through deterrence and accountability. This is critical for ecologically fragile areas like Northeast, where forest diversion for infrastructure project is increasing in few years. ये final MCQ है, and I would urge you to try and solve this and mention your answers in the comment sections. These are one-stop solution for APSC and UPSC preparation. These are the smart books, PSAP. And it is a total set of 17 booklets. 10 उसमें से prelims है, 7 main specific है. Further details you can contact on this number because these are now available in Aspen Medium as well. Thank you for joining. See you tomorrow again.